ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरा सोचिए, मिडल ईस्ट में एक मिसाइल गिरती है और अगले ही हफ्ते आपके शहर में पेट्रोल और सब्जियों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। राइट, एकदम ग्राउंड लेवल पर असर दिखता है। एग्जैक्टली या फिर टैक्स डिपार्टमेंट का एक एआई एल्गोरिदम एक गलत मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पर आपको टैक्स चोर घोषित कर देता है। आज हमारी दुनिया इतनी कनेक्टेड और ऑटोमेटेड हो चुकी है ना कि किसी एक कोने में होने वाली घटना, उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और गवर्नेंस पे पड़ता है। हाँ, और यही वजह है कि आज के इस करंट अफेयर्स डीप ड्राइव में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारा फोकस यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 2 और 3 के 4 सबसे क्रिटिकल एडिटोरियल्स पर होगा। बिल्कुल। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ ये लगती है कि अगर हम इन चारों टॉपिक्स को ध्यान से देखें तो ये अलग अलग साइलोज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, सही बात है। और फिर उस इकोनॉमी को ठीक से मेजर करने के लिए हमें नए जीडीपी नंबर्स चाहिए होते हैं। जब इकोनॉमी मेजर हो जाए तो वहां से रिसोर्सेज जुटाने के लिए टैक्स गवर्नेंस आती है, जिसमें एआई का बड़ा रोल है आजकल। राइट। और इन सब के ऊपर, और ये सबसे क्रूशल है, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी देश किसी भी वक्त अपना टैक्स सपोर्ट खींच सकता है, वहां भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नाविक के थ्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना सबसे जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली ये पूरा इकोसिस्टम जीएस मेंस के आंसर्स के लिए एक परफेक्ट एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक क्लियर रूल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। आज के पहले टॉपिक में हम यूएस और ईरान के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात जरूर करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगी। हाँ, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल साइड को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस सिर्फ इस एडिटोरियल में दिए गए फैक्ट्स और उनके इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस पर होगा, ताकि एग्जाम के लिए एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट मिल सके। ये एक बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन है। तो चलिए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर सेक्शन से मैप होता है। राइट। तो इस आर्टिकल के मुताबिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, 28 फरवरी को यूएस डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में और इजराइल ने ईरान पर एक मिलिट्री ऑफेंसिव इनिशिएट किया है, और इसके रिटेलिएशन में, मतलब बदले में, ईरान लगातार यूएस बेसिस और उन खाड़ी देशों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग रहा है जहां अमेरिकन फोर्सेस स्टेशन्ड है। ओह वाओ! तो अगर हम इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें, मैप बेस्ड फैक्ट्स क्या निकल कर आते हैं इस आर्टिकल से? काफी स्पेसिफिक लोकेशंस हाईलाइट की गई हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक होना, हाँ। उसके अलावा खर्ग आइलैंड पर हमला जो कि ईरान का मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल है, और साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी स्ट्राइक्स हुए हैं। एक और मेजर एस्केलेशन पॉइंट इस एडिटोरियल में अली लारीजानी की असैसिनेशन बताया गया है। राइट, जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी थे। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप जाएं मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव से, इस कॉन्फ्लिक्ट का मैकेनिज्म क्या है? इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना भयंकर असर क्यों पड़ रहा है? ये तो वही बात हो गई है कि तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंका और उसके रिपल्स यहाँ भारत में महंगाई के रूप में दिख रहे हैं। सही एनालॉजी है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सप्लाई चेन को देखना होगा। ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना, ये एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की तरह है। ओके। और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मेन आर्टरी है। दुनिया का लगभग 20 से 30% ऑयल इस नैरो चोक पॉइंट से गुजरता है। अब अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज आता है तो पूरे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी। एग्जैक्टली। खार्ग आइलैंड पर अटैक का मतलब है कि मार्केट से अचानक मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल गायब हो गया। अब सप्लाई कम हो गई है, पर डिमांड तो वही है ना, तो ऑब्वियसली ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल प्राइसेस में आग लग जाएगी। और इस एनर्जी इन्फ्लेशन का सीधा रिजल्ट हमारी जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज में महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने के रूप में दिखता है। बिल्कुल। पर इस आर्टिकल में एक और डायमेंशन है, पॉलिटिकल ब्लोबैक का। मतलब अमेरिका के अंदर ही इस वॉर का काफी विरोध हो रहा है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एडिटोरियल एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनका क्लेम है कि यूएस ये वॉर इजराइल और उसकी अमेरिकन लॉबी के प्रेशर में लड़ रहा है, जो कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। वाओ! तो ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ कूटनीति है, यानी डिप्लोमेसी। एडिटोरियल बड़ा क्लियर है कि और ज्यादा मिलिट्री एस्केलेशन से ग्लोबल इकोनॉमिक कंप्लीटली क्रिपल हो सकती है। सॉल्यूशन तभी निकल सकता है जब कोई ऐसी मीडिएटर पावर इन्वॉल्व हो जिसकी एक्सेस दोनों साइड्स तक हो।
राइट। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स तुरंत ओपन करना होगा। हाँ, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाना बंद करना होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ ईरान को शांत करने के लिए उन्हें यूएस और इजराइल की तरफ से फ्यूचर में ऐसी एग्रेशन ना होने की क्रेडिबल गारंटीज भी मिलनी चाहिए। म्यूचुअल नेगोशिएशन ही एक रास्ता है। अब देखिए, ग्लोबल शॉक्स की इस रियलिटी को समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का रिजिलिएंट होना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। और यही हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ। जब दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता हो तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जमीन पर कैसा परफॉर्म कर रही है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से अपडेट करके 2022-23 कर दिया है। राइट। बेस ईयर बदलने का मेन लॉजिक क्या होता है? लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हर 10 साल में कंप्लीटली बदल जाता है। नई इंडस्ट्रीज आती हैं, पुरानी श्रिंक होती हैं। अगर आप वही पुराने वेट्स और मेजर्स यूज करेंगे तो आपको आज की इकोनॉमी का एक्यूरेट पिक्चर नहीं मिलेगा। ट्रू। तो नए नंबर्स क्या कहते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से? नई सीरीज के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इंडियन इकोनॉमी का साइज लगभग 318.07 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया है और इसमें ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीवीए में सेक्टर वाइज शेयर भी काफी क्लियर है। प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है अभी? प्राइमरी सेक्टर का शेयर 21.4% है, सेकेंडरी सेक्टर का 25.8% और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर सबसे आगे है 52.9% के साथ। ओके, ये तो हो गए डेटा पॉइंट्स। लेकिन इस एडिटोरियल में ना दो बहुत ही टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं जो यूपीएससी सीधा पूछ सकता है, डबल डिफ्लेशन और वॉल्यूम एक्स्ट्रापोलेशन। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल कीवर्ड्स हैं। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये मेथड्स कैलकुलेशंस को बेहतर कैसे बनाते हैं? देखिए, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से जीवीए को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के टूल्स हैं। पहले क्या होता था, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का तरीका उतना प्रिसाइज नहीं था। डबल डिफ्लेशन में आप आउटपुट यानी जो सामान बना और इनपुट यानी जो कच्चा माल लगा, दोनों के प्राइसेस से इन्फ्लेशन को अलग अलग हटाकर रियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इससे वैल्यू एडिशन की सटीक पिक्चर मिलती है। और वॉल्यूम एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? जब आपके पास रिलायबल प्राइस डेटा नहीं होता ना, तब आप फिजिकल आउटपुट को देखते हैं, जैसे कितने टन सीमेंट प्रोड्यूस हुआ या कितने कमर्शियल व्हीकल्स बेचे गए। उसकी वॉल्यूम ग्रोथ को बेस बनाकर टोटल इकोनॉमिक वैल्यू प्रोजेक्ट की जाती है। गॉट इट। और एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है इस नई सीरीज का कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के डेटा के जरिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स एलएलपीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जा रहा है। पुरानी सीरीज में ये अक्सर मिस हो जाते थे। ये सब ठीक है, एमसीए डेटा और डबल डिफ्लेशन थ्योरेटिकली तो बहुत सॉलिड लगते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल ने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पॉइंट आउट की है, एसीयूज डेटा की। हाँ, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। एग्जैक्टली। अगर मैं इस डेटा की वॉलेटिलिटी की बात करूं तो इसमें ऐसी भारी गड़बड़ी है कि एग्जाम्पल देखिए, रबर मैन्युफैक्चरिंग में एक साल एक वर्कर की जीवीए लगभग 1.5 लाख रुपए दिखाई जाती है। अगले साल वो अचानक से 2.5 लाख क्रॉस कर जाती है। राइट। और फिर तीसरे साल वापस 2 लाख पर आके गिर जाती है। बिहार के मैन्युफैक्चरिंग डेटा में भी ऐसी ही वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डेटा ग्राउंड से गैदर ही नहीं किया गया, बस रैंडमली गेस कर लिया। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। तो क्या इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से इस नए बेस ईयर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठता? 100% उठता है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एरर नहीं है, ये एक डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। ऑथर ने खुद इस वॉलेटिलिटी को इस सीरीज का सबसे मेजर चैलेंज माना है। जब सर्वेज के डेटा में इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है तो नेशनल जीवीए को स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एक्यूरेटली कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सही बात है। इसके अलावा एक और कंस्ट्रेंट है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी एएसआई का सैम्पलिंग फ्रेम। देश में जितनी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और जो इस सर्वे के फ्रेम में आती हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हमारा सैंपल साइज ही बहुत छोटा और आउटडेटेड है। तो इस क्रिटिकल चैलेंज का वे फॉरवर्ड क्या दिया ऑथर ने? वे फॉरवर्ड में 2 क्लियर पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि एएसआई के सैंपल फ्रेम को जीएसटी नेटवर्क और एमसीए डेटा का यूज करके तुरंत अपडेट किया जाए, और दूसरा एएससीएसवीए डेटा में जो आपने फ्लक्चुएशंस हाईलाइट की उसको रिजॉल्व करने के लिए
रोटेटिंग पैनल डिजाइन का सजेशन दिया गया है। ये पीएलएफएस की तरह काम करता है ना? एग्जैक्टली जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में होता है कि हर साल पुराने सैंपल का एक बड़ा हिस्सा नए साल के सैंपल में ओवरलैप करता है, वैसा ही डिजाइन यहाँ चाहिए। जब आप सेम एंटरप्राइजेस को ओवरटाइम ट्रैक करेंगे तो डेटा स्मूथ हो जाएगा और ये ईयरली वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। लॉजिकल है। सटीक डेटा ही तो सॉलिड पॉलिसी मेकिंग की नींव होता है। और जब इकोनॉमिक मेजरमेंट ठीक हो तो उसके आधार पर देश चलाने के लिए रिसोर्सेज जुटाना वो अगली प्रायोरिटी बन जाती है। बिल्कुल। और यही हमें हमारे तीसरे टॉपिक पर ले आता है, जो जीएस पेपर 2 के ई गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्रॉस लिंक होता है। हम बात कर रहे हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल की। राइट। देखिए, इंडिया में लो टैक्स जीडीपी रेशो हमेशा से क्रॉनिक प्रॉब्लम रही है। अगर हम 2001 से 2022 तक का डेटा देखें तो हमारा एवरेज टैक्स जीडीपी रेशो सिर्फ 16.36% रहा है, जो कि काफी कम है। बहुत कम है। टैक्स इवेजन यानी कर चोरी की वजह से देश को हर साल अपने टैक्स रेवेन्यूज का लगभग 4.3% नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसे प्रोजेक्ट इनसाइट कहा जाता है। और प्रीलिम्स के हिसाब से याद रखें कि प्रोजेक्ट इनसाइट 2017 में लॉन्च हुआ था। इसका सबसे क्रूशियल कंपोनेंट इनट्रैक है, यानी इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन एनालिसिस सेंटर। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो एआई टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक सुपर डिटेक्टिव बन गया है। बिल्कुल। इनट्रैक एक एनालिटिकल इंजन है जो सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप नहीं देखता, वो आपके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज, क्रेडिट कार्ड बिल्स और जीएसटी पेमेंट्स का डेटा एआई के जरिए प्रोसेस करता है और एक 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोफाइल तैयार कर लेता है। सही कहा। उसके बाद आती है इनकी नज स्ट्रैटेजी, जहां टैक्स पेयर को सॉफ्ट वार्निंग्स यानी एसएमएस या ईमेल्स भेजे जाते हैं कि हमें आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पता हैं, कृपया अपना रिटर्न रेक्टिफाई कर लें। और इस टेक ड्रिवन अप्रोच के जो प्रोज रहे हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। एडिटोरियल के अनुसार इन नज कैंपेन्स के बाद लगभग 11,000 करोड़ रुपए का एडिशनल टैक्स जमा हुआ। टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग का जो टाइम पहले 93 डेज होता था, वो अब एवरेज 17 दिन रह गया है। दैट्स अ मैसिव इंप्रूवमेंट, है ना? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल सुनिए, एआई ने रेस्टोरेंट्स की लगभग 70,000 करोड़ रुपए की छिपाई गई सेल्स को पकड़ लिया। वेट रियली? ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। एआई ने इन 70,000 करोड़ की सेल्स को पकड़ा कैसे? सिर्फ गेस तो नहीं किया होगा। नहीं, यहाँ एआई की पैटर्न रिकॉग्निशन एबिलिटी काम आती है। रेस्टोरेंट ओनर्स क्या कर रहे थे? कैश इनवॉइसेस डिलीट करके या बिल जनरेट होने के बाद उसे मॉडिफाई करके अपनी आमदनी कम दिखा रहे थे। ओके। एआई ने उनके फाइल्ड जीएसटी रिटर्न्स को उनके रॉ मटेरियल परचेजेस, उनके बिजली के बिल्स और फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी या जोमेटो के डेटा के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। अब सोचिए, जब एआई ने देखा कि एक रेस्टोरेंट दिन में 50 किलो पनीर खरीद रहा है और 500 ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है, लेकिन उसकी ऑफिशियल रिसीट सिर्फ 50 ऑर्डर्स की है, तो एल्गोरिदम ने तुरंत रेड फ्लैग रेज कर दिया। एग्जैक्टली। और इस स्केल पर मैनुअल मैचिंग किसी ह्यूमन इंस्पेक्टर के बस की बात तो है नहीं। ये एग्जाम्पल सच में एआई की पावर दिखाता है। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस का दूसरा पहलू ये है कि एक मशीन आखिर मशीन है। इस एडिटोरियल ने कुछ बहुत सीरियस रिस्क भी पॉइंट आउट किए हैं, स्पेशली एल्गोरिथमिक बायस। ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि एआई उन्हीं डेटा सेट्स पे ट्रेन होता है जिसमें पहले से ही सोशियो इकोनॉमिक या जियोग्राफिक बायसेस हो सकते हैं। आर्टिकल ने नेदरलैंड्स के डच चाइल्ड केयर स्कैंडल का जिक्र किया है। वहां क्या होता है एग्जैक्टली? डच चाइल्ड केयर स्कैंडल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि एआई गवर्नेंस में बिना ओवरसाइट के कितना डिजास्ट्रस हो सकता है। वहां की टैक्स अथॉरिटी ने एक एआई एल्गोरिदम यूज किया जिसका काम फ्रॉड डिटेक्ट करना था, लेकिन उस एल्गोरिदम ने एक हिडन बायस डेवलप कर लिया। कैसा बायस? उसने डुअल सिटीजनशिप या इमिग्रेंट बैकग्राउंड वाले लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली फ्रॉड रिस्क फ्लैग करना शुरू कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों को अपना चाइल्ड केयर अलाउंस इंटरेस्ट के साथ वापस करने का नोटिस मिला। कई परिवार तो फाइनेंशियली बर्बाद हो गए। एआई को जो डेटा फीड किया गया था उसमें पहले से सोसाइटल बायसेस थे और एआई ने उनको बस एम्प्लीफाई कर दिया। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और फॉल्स पॉजिटिव्स का भी तो इशू है।
मतलब फॉल्स पॉजिटिव्स का क्या है कि आप पूरी तरह से लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एआई का ब्लैक बॉक्स समझ नहीं पाता और आपको टैक्स एवेजन का नोटिस भेज देता है। राइट। जैसे अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अपनी सालों की सेविंग्स तोड़कर कोई इमरजेंसी मेडिकल पेमेंट करे, तो एआई उस स्पाइक को देखकर फ्रॉड अलर्ट जनरेट कर सकता है। बिल्कुल। इससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को बेवजह परेशानी होती है। इसीलिए वे फॉरवर्ड में ऑथर ने ह्यूमन इन द लूप अप्रोच पर जोर दिया है। एआई सिर्फ अनोमलीज को पॉइंट आउट करे, पर कोई भी प्यूनिटिव एक्शन लेने से पहले एक ह्यूमन अथॉरिटी उस फाइल को मैन्युअली इवैल्यूएट जरूर करे। हाँ, ओवरसाइट बहुत जरूरी है। एआई ऑम्बिड्स पर्सन यानी एआई लोकपाल अपॉइंट करना चाहिए। ये ऑम्बिड्स पर्सन टैक्स एल्गोरिदम्स का रेगुलर एक्सटर्नल ऑडिट करेगा ताकि बायस और फॉल्स पॉजिटिव्स को चेक किया जा सके। बिना इन गार्डरेल्स के ये टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम टैक्स टेररिज्म में बदल सकता है। बिल्कुल सही। तो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक दो-धारी तलवार है, ये तो क्लियर हो गया। अब जमीन पर हो रही इस टेक मॉनिटरिंग से सीधा आसमान की तरफ चलते हैं अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट में, जो जीएस पेपर 3 के स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से मैप होता है। ओके। जैसे जमीन पर स्वदेशी एआई टेक्निक्स चाहिए, वैसे ही देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अंतरिक्ष में भी हमारा अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। आप नाविक की बात कर रहे हैं, जिससे पहले IRNSS कहा जाता था। देखिए, कारगिल वॉर के दौरान जब अमेरिका ने भारत को क्रूशल जीपीएस डेटा देने से इनकार कर दिया था, वहीं से एक इंडिजिनस PNT यानी पोजीशन नेविगेशन एंड टाइमिंग सिस्टम की जरूरत महसूस हुई थी। ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आज का एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि हमारा नेविक सिस्टम इस वक्त एक ऑपरेशनल डिस्ट्रेस यानी गंभीर संकट से गुजर रहा है। प्रीलिम्स फैक्ट्स के हिसाब से इस इश्यू को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बेसिक PNT सर्विस देने के लिए स्पेस में कम से कम 4 सैटेलाइट्स का फंक्शन करना जरूरी होता है। राइट। लेकिन 13 मार्च को IRNSS 1F सैटेलाइट का ऑन-बोर्ड एटॉमिक क्लॉक फेल हो गया। इस फेलियर के बाद अब ऑपरेशन के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ही बचे हैं। एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ ये है कि पहली जनरेशन के सैटेलाइट्स में एक स्विस कंपनी के बनाए रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स यूज होते थे, जो लगातार फेल हो रहे थे। हाँ, और इसीलिए अब नए नाविक सीरीज सैटेलाइट्स में इसरो स्वदेशी रुबिडियम क्लॉक्स यूज कर रहा है, जिसे इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने डेवलप किया है। साथ ही इनमें L1 बैंड का सपोर्ट भी दिया जा रहा है ताकि ग्लोबल GPS डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स के साथ नाविक इजीली इंटरऑपरेबल हो सके। ऑसम। पर एक कंसेप्चुअल पॉइंट जो कई स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, GPS या नाविक सैटेलाइट्स में ये एटॉमिक क्लॉक इतनी जरूरी क्यों है? नॉर्मल डिजिटल घड़ी से काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन एसेंशियली टाइम का खेल है, डिस्टेंस का नहीं। अच्छा। हाँ, सैटेलाइट आसमान से एक रेडियो सिग्नल भेजता है जिसमें एक प्रिसाइज टाइम स्टैम्प होता है। आपका फोन कैलकुलेट करता है कि उस सिग्नल को आने में कितना टाइम लगा। क्योंकि सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर उस टाइम कैलकुलेशन में 1 माइक्रोसेकंड का भी एरर हुआ ना, तो लोकेशन गलत आएगी। तो जमीन पर आपकी लोकेशन में लगभग 300 मीटर्स का एरर आ जाएगा। इस नैनो सेकेंड प्रिसिजन के लिए ही रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स चाहिए होती हैं। अगर क्लॉक फेल हुई तो सैटेलाइट लोकेशन देना बंद कर देगा। वाओ, ये एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म को बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब इसके मेंस पर्सपेक्टिव पर आते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स का फेल होना एक टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन इस आर्टिकल ने एक डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम पॉइंट आउट की है कि इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर एक्सटेंडेड। बहुत ज्यादा। इसरो सिर्फ R&D नहीं कर रहा, वो नाविक का डिजाइनर भी है, उसको ऑपरेट भी कर रहा है, गगनयान पर भी काम कर रहा है और अब नए स्पेस स्टार्टअप्स को रेगुलेटरी हैंड होल्डिंग भी दे रहा है। एक ही संस्था इतने सारे काम नहीं कर सकती। पर वेट, हाँ, अगर हम 2020 के स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स को देखें तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही तो यही था ना कि इसरो को इन रूटीन ऑपरेशनल कामों से आज़ाद किया जाए। NSIL और INSpace को इसीलिए तो बनाया गया था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रही है? प्रॉब्लम है पॉलिसी वैक्यूम में। कैसे? देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिफॉर्म्स तो शुरू हो गए, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एक नेशनल स्पेस लॉ अभी तक एब्सेंट है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो प्रॉपरली लायबिलिटीज फिक्स करे, प्राइवेट सेक्टर की बाउंड्रीज सेट करे। अमेरिका में GPS सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक अलग GPS डायरेक्टरेट है, जिसका फोकस सिर्फ नेविगेशन है। एग्जैक्टली। यूरोप में गैलीलियो कॉन्स्टलेशन के लिए उनकी अपनी एजेंसी यूस्पा है, लेकिन भारत में नाविक को कॉन्स्टेंटली ऑपरेट करने के लिए ऐसी कोई डेडिकेटेड काउंटरपार्ट एजेंसी नहीं है।
जब तक नेशनल स्पेस लॉ आकर इन रोल्स को लीगली बाइफिकेट नहीं करता, ISRO एक ग्लोरिफाइड ट्रैफिक कॉप बना रहेगा और नाविक जैसे स्ट्रैटेजिक एसेट्स डिस्ट्रेस में रहेंगे। बेहतरीन विश्लेषण। तो आज हमने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, नेशनल इकोनॉमिक्स, AI गवर्नेंस और स्पेस टेक सभी फील्ड्स को उनके बेसिक मैकेनिज्म्स तक डीकंस्ट्रक्ट किया। अगर हमें इस पूरे सेशन का एक ब्रीफ कंक्लूजन ड्रॉ करना हो तो उसका क्रक्स क्या निकलता है? अगर मैं इस चर्चा को 2-3 वाक्यों में समेटूं तो आज हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के तनाव से उपजने वाली सप्लाई चेन डिसरप्शन से लेकर GDP की प्रिसाइज कैलकुलेशंस, AI आधारित टैक्स मॉनिटरिंग और अंतरिक्ष में नाविक की आत्मनिर्भरता तक हर मोर्चे पर भारत को बेहद प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। केवल टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जरूरी है। सही कहा। और इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हुए मैं सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी आज एक तूफानी गति से आगे बढ़ रही है, चाहे वो करदाताओं को मॉनिटर करने वाला AI हो या अंतरिक्ष में देश की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट्स। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जैसे एक स्टैट्यूटरी AI ऑम्बुड्सपर्सन की मांग या एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ का अभाव इस टेक्निकल रफ्तार से खतरनाक रूप से पिछड़ नहीं गए हैं? इस पॉलिसी लैग पर अपने मेंस के आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर विचार करिएगा। जब इनोवेशन आगे निकल जाए और रेगुलेशन पीछे छूट जाए तो गवर्नेंस कैसे बैलेंस मेंटेन करती है, ये आगे आने वाले सालों का सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत ही डीप थॉट है ये। तो आज के इस इंटेंसिव और इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई और रिवीजन को पूरी डेडिकेशन के साथ जारी रखें। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए और क्रिटिकल एनालिटिकल टॉपिक्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।